गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे सभी अच्छे होंगे और 12th क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे होंगे। राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक टॉपिक था जो पहला अपना पार्ट अपने फर्स्ट पूरा कर लिया, आवेश क्या है क्या नहीं है, उस आवेश के बारे में पढ़ने के बाद में अब अपने पास में जो टॉपिक आता है वो है आवेशों का गुण धर्म। तो आवेशों के गुण धर्म में हम ये पढ़ेंगे कि आवेश के गुण क्या है, आवेश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, किस उन्हीं के आधार पर इसको 5 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। किसको? आवेशों के गुण धर्म को। आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का प्रभाव और आकर्षण तथा विकर्षण। ये 5 प्रॉपर्टी है, 5 गुण धर्म हैं आवेश के। तो सभी का अध्ययन हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले ये देख लीजिए, वापस मैं बोल रहा हूँ कि आवेशों के गुण धर्म क्या हैं। पहला नंबर पे है आवेशों की योज्यता, दूसरे नंबर पर है आवेशों का संरक्षण का नियम, तीसरे नंबर पर है आवेशों का क्वांटीकरण और चौथे नंबर पर है वेग का प्रभाव और पांचवें नंबर पर है आकर्षण और विकर्षण। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आवेशों की योज्यता। अब देखो दोस्तों, आवेशों की योज्यता पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि है क्या चीज। देखो, किसी भी निकाय का कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें धनावेश भी हो और ऋण आवेश, दोनों के चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। मैं वापस बोल रहा हूं, किसी निकाय का कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसका उदाहरण लेकर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे इस बात को एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। पहला है आवेशों की योज्यता। तो दोस्तों, आवेशों की योज्यता के बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। क्या चीज़ है? किसी निकाय का कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब दोस्तों, इस बात को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे, ये समझते हैं। देखो, इसका अर्थ सर किताब में लिखा हुआ है, हमें याद करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया। देखो, अभी समझते हैं इस बात को। माना कि मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ये मेरा बॉक्स है, इसको मैं निकाय भी कह सकता हूँ और बॉक्स भी कह सकता हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि सर इसका कुल आवेश है वो कितना होगा। इसका कुल आवेश को अपन किससे लिखते हैं? कैपिटल QT के द्वारा। कुल आवेश है वो क्या होगा, कितना होगा, किस तरीके से होगा। तो पहले आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। माना कि इस बक्से के अंदर मैं कुछ आवेश रख रहा हूं। जैसे मैंने रख दिया माइनस का Q, दूसरे नंबर पे रख दिया प्लस का 2Q, तीसरे नंबर पे लिख दिया माइनस के 3Q,
और चौथे नंबर पे लिख दिया मैंने 4Q, वो भी प्लस का। लास्ट में लिख रहा हूँ 5Q। इस तरीके से मैंने आवेश रख दिए इसके अंदर। अब वो क्या कह रहा है कि सर इस बक्से का जो आवेश है, कुल आवेश है, वो कितना होगा। तो देखो यहीं से अपन समझ रहे हैं कि कुल आवेश तभी निकाला जा सकता, कुल आवेश है वो सभी जो भी इसके अंदर आवेश है उनका हम योग करते हैं। कौन सा योग होगा? बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग के द्वारा इन सभी आवेशों को जोड़कर हम कुल आवेश निकाल सकते हैं। कैसे? देखो मैं लिख रहा हूँ, जो इस बक्से के अंदर, जो बॉक्स के अंदर अपन ने जितने आवेश लिए उनका बीजगणितीय योग करते हैं। तो पहले का क्या था सर? माइनस का क्यू, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्लस है माइनस है? सर प्लस है, तो इसको प्लस ही रखेंगे अपन, प्लस 2Q। तीसरे नंबर पे सर माइनस 3Q है, ये 3Q रख दिया। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर 4Q है प्लस का, तो प्लस 4Q। फिर अगला क्या है सर? माइनस 5Q। वेरी गुड, ठीक है। QT निकालेंगे यानी कुल आवेश निकालेंगे, और कुल आवेश का मान पहले माइनस वाले एक साथ कर लो और प्लस वाले एक साथ कर लो। तो माइनस का Q है, इसमें 3Q है और माइनस के 5Q है। क्लियर है? ये सारे के सारे माइनस के हैं। प्लस वाले कौन कौन से हैं? 2Q है, 4Q है, ठीक है सर। 2 ही है इसके अंदर, कोई बात नहीं, 2 है तो 2 सही। यहाँ पे लेते हैं QT बराबर, अब देखो -1 3 5, ठीक है। 5 3 8, 8 और 1 9, तो माइनस के 9Q आ रहे हैं, और प्लस के सर प्लस के तो 6 आ रहे हैं, तो 6Q। अब आप बताइए टोटल आवेश जो आया वो कितना आ रहा है? माइनस का 3Q। सर इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, आपने जो आवेश थे वो टोटल जुड़े। नंबर एक बात, आवेश की इस योज्यता से हमें क्या मिलता है और हम क्या कर सकते हैं, पहले इसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष के बारे में सबसे पहले ये देखेंगे, इस बक्से के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर आवेश कौन सा आएगा। सर वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो धनावेशित है या ऋण आवेशित है। तो हमें इस कुल निकाय यानी आवेश की योज्यता के द्वारा ये अपन पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपन ने पता किया कि इस बक्से के अंदर इतने सारे आवेश है, हमने उसका टोटल किया, बीजगणितीय योग किया, और बीजगणितीय योग के द्वारा हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ है? माइनस के 3Q। अब इससे यह पता लगा कि ये जो वस्तु है, ये बक्सा है, वो पहली बात होगा ऋणावेशित। सर ये ऋणावेशित है, ऋणावेशित बक्सा होगा, अर्थात इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो आवेश होगा वो कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेशित, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि सर सेल है, ये एक सेल है, सर प्लस माइनस का पता कैसे लगेगा? ठीक है, समझ में आ रही है? तो प्लस माइनस का पता करने के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले जो आगे वाला कॉपर का जो नोब लगी होती है उससे अपन क्या मान के चलते हैं? प्लस, यानी ये हमारा धनावेशित सिरा है और ये हमारा क्या होता है? ऋण आवेशित सिरा होता है, ठीक है। इसी प्रकार बैटरी के अंदर ये होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। यानी अब इसके अंदर कैसे कह सकते हैं, यानी ये जो सेल का आधा हिस्सा है वो कौन सा होगा? ऋण आवेशित होगा, और जो आधा इधर वाला है वो कौन सा होगा? धनावेशित होगा। क्लियर है? तो लेकिन इसके लिए शर्त क्या होती है? शर्त ये दी जाती है, जो टर्मिनल दिए जाते हैं इनको लगाने के लिए जो जोड़े जो दिए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं? ये जो माइनस वाला है वो हमेशा ब्लैक के द्वारा दिया जाता है, और जो प्लस वाला होता है वो हमारा लाल रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब हमें ये पता लगाना है तो कि ये बक्सा है वो कौन सा है सर, मतलब कौन धनावेशित है कि ऋण आवेशित है। तो हम इससे कह सकते हैं, इसका कुल आवेश निकाल कर हम ये बात, इससे ये जांच में पता लग जाता है कि ये जो बक्सा है वो ऋण आवेशित है। नंबर एक बात, तो आवेशों की योज्यता के द्वारा निष्कर्ष क्या निकला सर? देखो मैं लिख रहा हूँ, निष्कर्ष से क्या क्या निकल सकता है सर, क्या क्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इस बात से पता लग जाता है कि आवेशों की योज्यता से हमें एक बात तो ये पता लगती है
कि निकाय है वह धनावेशित है या ऋणावेशित है, इस बात का पता, ऋणावेशित है, यह हमें आवेशों की योज्यता के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट तो इससे ये पता लगा, यानी इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि सर हमें किसी भी वस्तु के बारे में ये पता करना है कि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो इसके लिए हम आवेशों की योज्यता का उपयोग करके उसे ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, यह हमें आवेशों की योज्यता के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझ में इसका फायदा क्या है, सर क्यों करते हैं हम लोग, ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए हम पढ़ते क्यों है बेटा। दूसरी बात, हमें कुल आवेशों का मान पता लग जाता है। कुल निकाय का, सॉरी मैं लिख रहा हूं, निकाय का कुल आवेश का मान भी हमें आवेशों की योज्यता के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो निकाय, अब वापस रिपीट कर देता हूं, आवेशों का गुण धर्म है। पहला हम पढ़ रहे हैं आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल आवेश, यानी इस निकाय का कुल आवेश इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुल आवेश लेंगे, क्योंकि निकाय का कुल आवेश बोला है इसने, यहाँ पे हमने कुल आवेश ले लिए। अब सारे के सारे जितने भी इसमें उपस्थित आवेश हैं उन सभी को हमने यहाँ रख दिया। रखने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाला अलग ले लिया, प्लस वाले अलग ले लिए, तो टोटल किया इनका कितना है, माइनस के 9q है और प्लस का यहाँ पे कितना आ रहा है 6q। टोटल निकाला सर माइनस का 3q। तो नंबर एक बात, इससे रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, इस आवेश की योज्यता के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक बात, निकाय है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, यह हमें आवेशों की योज्यता के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, निकाय का कुल आवेश का मान, इससे हमें ये बात भी पता लग जाती है कि निकाय का कुल आवेश है वो कितना है। क्लियर है, एनी डाउट्स? कुछ भी बात अगर आपको पूछनी हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो बन रहा है वो कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है। ये हमारा लक्ष्य ये है कि जो गांव के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए जो गांव से दूर गांव से स्कूल के अंदर आते हैं, उनके यहाँ पे कोचिंग नहीं होती, इनके यहाँ ट्यूशन टीचर नहीं मिलता गांव के अंदर, तो उन बच्चों की मदद के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए आप लोगों से हमें सिर्फ यही हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, आवेश का संरक्षण का नियम। तो आप इसको एक बार, आपने उतारा नहीं है, उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको वीडियो को एक बार स्क्रॉल करके पीछे लाकर इसको आप देखकर अच्छे से उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आगे बात करते हैं। आज बोर्ड खराब हो रहा है, लग तो ये रहा है। सेकंड नंबर पे है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। अब देखो, संरक्षण से हमें अब पढ़ते हुए आ रहे हैं सारी बातें के
सर ये बात हमें पता है, आवेश के संरक्षण में यही कहोगे आप कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन में इसमें एक बात और जुड़ जाती है, वो क्या है, सिर्फ ये जुड़ता है किसी भी निकाय, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के अंदर क्या लिखेंगे, किसी भी निकाय दिख तो रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है चलते हैं। किसी भी निकाय का कुल आवेश, देखो ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अब दोस्तों सभी को ध्यान से देखना, किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, क्योंकि अब लिखना है इसमें, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर, दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित समझ में आ रही है बेटा, स्थानांतरित ये क्या बीच में आ गया, स्थानांतरित, हाँ स्थानांतरित, सॉरी मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, क्या लिखा है मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार, आप सभी को समझ में आ जाए। देखो, आवेश का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश है वो संरक्षित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आवेश, कारण क्या है उसका, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल और केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है, यानी मैं ये बात कहूं कि अगर कोई भी निकाय है उसके अंदर अपन क्या चाहते हैं, देखो किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उदाहरण, एक उदाहरण तो मैं लेके चलता हूं कि आप लोगों ने अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये कांच की छड़ है, ये कांच की हमारी छड़ है, मैं लिख रहा हूं इसको कांच की छड़, और एक मैंने कोई कपड़ा ले लिया रेशम का, ये रेशम का कोई कपड़ा है, क्लियर है, ये रेशम का कोई कपड़ा है। जब इस कांच की छड़ को मैं इस रेशम के कपड़े के ऊपर रब करता हूं, यानी रगड़ता हूं, तो होगा क्या, वापस इस बात को एक बार रिपीट कर रहा हूं, कांच की छड़ को मैं इस रेशम के कपड़े के साथ में इसको एक रगड़ता हूं, इसके साथ रगड़ता हूं, तो होगा क्या। नंबर एक बात, इस कांच की छड़ पे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे,
ध्यान से समझना, रगड़ने से होगा क्या कांच की, ठीक है। यहां पर जैसे मैं वापस बोल रहा हूं कि मैंने एक कांच की छड़ ली जिस पर कोई भी पहले इलेक्ट्रॉन थे पड़े हुए थे। जैसे मैंने इसके ऊपर रेशम के कपड़े के साथ इसको रगड़ा तो हुआ ये कि जो कांच के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, इस रेशम के कपड़े के ऊपर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इस तरीके से। तो सर हुआ क्या, इससे ये होगा यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कोई आवेश नहीं बचा, नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो पीछे छोड़ के जाता है प्लस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया तो पीछे छोड़ के जाएगा प्लस, ये भी यहाँ से यहाँ गया तो प्लस, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ पर गया तो छोड़ के जाएगा पीछे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ गया पीछे छोड़ के जाएगा प्लस, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस कांच, अब ये जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिव हो गई और ये जो रेशम का कपड़ा है वो बन जाता है हमारा ऋण आवेशित। कांच की छड़ है वो हो जाएगी धनावेशित इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, और जबकि रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है इसलिए ये बन जाएगा ऋण आवेशित। एक बात हुआ क्या, नंबर एक बात ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी आवेश है और ये पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, एक प्लस। वापस देखना समझना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस रेशम के कपड़े पे जा रहा है, पीछे अपने ही आकार का अपने ही सेम टू सेम एक आवेश छोड़ के जाता है जिसे अपन कहेंगे धनावेश। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो पीछे छोड़ के जाएगा एक प्रोटॉन यानी प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गए प्लस आवेश। अब ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर एक धनावेशित छोड़ के जा रहा है, तो ये देखते हैं कि जब एक धनावेशित आवेश यहाँ पर आ गया तो टोटल आवेश यहाँ पे कितने आएंगे, ये आ जाएंगे सर +5। अब P क्यों लिखा है मैंने, प्रोटॉन के लिए, E क्यों लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सेम टू सेम, यानी एक आवेश अगर मान लो यहाँ से यहाँ पर जाता है तो सेम वैसा ही आवेश आपने पीछे छोड़ के जाता है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, यानी ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये खाली हो जाएगी कांच की छड़, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक धनावेशित आवेश छोड़ के जाएगा, अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, यानी यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे कितने आ गए, +5 के प्रोटॉन आ गए, यानी धन आवेश आ गया। वापस समझा रहा हूँ, किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित देता है। इस कांच की छड़ के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन थे, वो 5 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर आ गए तो पीछे, अब इस कांच की छड़ पे ये नहीं होगा कि ये पूरी खाली हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो पीछे धन आवेशित आवेश उतने के उतने धन आवेशित छोड़ के जा रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 5 धनावेशित आ गए, इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। कारण क्या है, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आई। 5 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से अपने अंदर से निकाल कर इसको दिए, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो +5 धनावेशित छोड़ के चले गए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने के उतने धनावेश यहाँ पर इस कांच की छड़ के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश है वो संरक्षित रहता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, इसको आप उतार लो, स्क्रीनशॉट कीजिए। क्लियर, चले नेक्स्ट।
अब आता है हमारे पास में तीसरा कौन सा है, क्वांटीकरण। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझना है। आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो मैं इससे पहले पूरी बात आपके दिमाग में पहले फीड कर देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। भाई एक क्लास है, उसमें से मैंने कह दिया 4 लड़के चले जाओ, तो उस क्लास में सिर्फ 4 लड़के उठ के चले जाते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि 3.5 लड़के चले जाओ, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? नहीं है। या ये कह दूं एक काम करो, 3 और 1/4 लड़का उठ के चले जाओ, 3 और 1/4 बच्चा उठ के चले जाओ, तो क्या ये संभव है? नहीं होगा। या मैं कह दूं 3.5 बच्चे बाहर निकल जाओ, क्या ये संभव है? हाँ या ना। मैं कह दूं 3.75 बच्चे बाहर निकल के चले जाओ, क्या ये संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर बच्चे हैं वो पूरे हैं। पूरे का मतलब एक ही माना जाएगा उसको, ऐसे नहीं है कि आधा माना जाएगा। हाँ टिकट हो सकता है, लेकिन बच्चा अगर क्लास की बात करते हैं तो बच्चा पूरा जाएगा, आधा नहीं जाएगा उसका। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की जरूरत होती है कि जब कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकलता है तो पूरा जाएगा वो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही निकल के बाहर जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो 0.5 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा है या 1/2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाएगा तो पूरा ही जाएगा। या ये नहीं होगा, जैसे मैंने कह दिया कि हाँ सर 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नहीं जा सकता। जाएगा तो फिर कितना जाएगा सर? 1.5 तो नहीं जाएगा, तो कितना जाएगा सर? 2 जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये पूर्ण संख्या है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये पूर्ण संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो किस तरीके से होगा? वो होगा वास्तविक संख्याओं से, पूर्ण गुणज से, यानी पूर्ण गुणज होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं आधा, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। ना तो आधा जाएगा, ना 1/4 जाएगा, ना 2/3 जाएगा, ना 3/4 जाएगा, ऐसे नहीं जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। किसकी? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने के लिए। इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकलेंगे तो अपने पूर्ण गुणज के साथ में ही बाहर निकलते हैं, अर्थात वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे 100 तक, 150 तक, 400 तक ऐसे गुणज में निकलेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे निकलेंगे, 1.5 लिख दिया, आधा लिख दिया। क्या ये संभव है? आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? नहीं निकलेगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन। क्या ये संभव है? नहीं है, गलत है। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता सर, जाएगा तो पूरा जाएगा। तो क्वांटीकरण में हम क्या समझते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन जब जाता है बाहर, जब बाहर जाता है, स्थानांतरित होता है, तो वो किस तरीके से स्थानांतरित होगा? वो स्थानांतरित होगा अपने इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के। इलेक्ट्रॉन है पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का अर्थ अभी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन है जब जाएगा तो वास्तविक संख्या के रूप में ही जाएगा। जैसे कि अपन कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। वो किस तरीके से नहीं जा सकता? 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे नहीं जा सकता। जिसमें दशमलव पॉइंट वाली संख्या लगती है उसमें नहीं जाएगा। भिन्नात्मक संख्याओं में नहीं जा सकता। यहां पर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। भिन्नात्मक या
दशमलव वाले संख्याओं के रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, इसलिए क्वांटीकरण का है नियम दिया है। अब इसको परिभाषा के रूप में समझेंगे, फिर और आपको मैं बताता हूं। पहले दिख तो रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? क्लियर है सारा? तो आप आगे लिखते हैं, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इसे लिखेंगे कैसे? इसकी परिभाषा क्या होगी? फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या होगा? Q बराबर प्लस माइनस NE के द्वारा। अब आपको बताते हैं Q क्या है? आवेश है, ठीक है। N क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसे आप माइनस में भी लिख सकते हो, चेक कीजिए। यहां पर अब लिखना क्या है? यहां पर अब पूर्ण गुणज लिखा है। देखो ये बात समझनी है कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले एक बात ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया मैंने यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? यहाँ पे पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया? n, यानी जो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो n जो होगा वो हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक। कभी नहीं होगा, जो नहीं होने वाला वो लिख रहा हूं, 0.5 1.5 2.5 ये नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? 1/2 1/4 1/3 ये नहीं होंगे। केवल और केवल जो होगा वो ये होगा, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा। E की वैल्यू हमेशा यहाँ पर -1.6 × 10⁻⁻19 लिखनी है, ये याद रखना है। Q यहाँ पे आवेश है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसको पहले आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूर्ण गुणज बच्चों, पूर्ण गुणज का अर्थ समझ में है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, आवेश का पूर्ण गुणज, ये रहा आवेश, इसका पूर्ण गुणज यानी 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल आवेश जो स्थानांतरित हो रहा है। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थान, ये तो संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्थानांतरित आवेश का, इसको लिख सकते हैं अपन स्थानांतरित
आवेश का मान। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज n जो है पूर्ण गुणज को बताता है। और पूर्ण गुणज के अंदर हम जो संख्या लेंगे वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होगी, ना कि किस तरह ऐसे नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी, 0.5 1.5 2.5 ऐसी नहीं होनी चाहिए। 1/2 1/4 1/3 यानी भिन्नात्मक रूप में भी नहीं होनी चाहिए वो संख्या। वो संख्या केवल और केवल पूर्ण गुणज के रूप में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूं, मैंने n बराबर मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 2e। अब q बराबर कितना आ जाएगा, 2e ले रहे हैं अपन, 2e यानी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 c ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, q बराबर 32 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, इस तरीके से आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित कर रहे हैं अपन, तो जो स्थानांतरण आवेश का मान है वो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम के अंदर। क्लियर है बच्चों, ये एकदम बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, उसके बाद 36 मिनट की हो गई।